बात पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया लिवर ने एक सब्सटेंस सिक्रीट किया, कौन सा? एंजियोटेंसिनोजेन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एंजियोटेंसिनोजेन। और इसी ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। इसको एक्टिव करेगा किडनी से निकलने वाला एक सब्सटेंस, क्या नाम है? रेनिन। ठीक है, तो रेनिन इसको किस में फर्दर कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन भी ज्यादा एक्टिव है कि केवल पार्शियली एक्टिव है? पार्शियली एक्टिव। तुम्हारा गोल होना चाहिए किसी तरीके से एंजियोटेंसिन किस में चेंज हो जाए? एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में। अब देखो लंग इन्वॉल्व हो गया, किडनी इन्वॉल्व हो गया, एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, कौन सा? लंग्स क्या सिक्रीट करेंगे बेटा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे काम करेगा जो कि एड्रीनल ग्लैंड पे होगा, और किस चीज का सिक्रीशन बढ़ा देगा? एल्डोस्टेरॉन का। एल्डोस्टेरॉन ब्लड में क्या चीज ज्यादा एब्जॉर्ब करवा देगा? सोडियम और वाटर। वेरी नाइस, तो तुम लोगों ने बहुत सिंपली बता दिया, बहुत ही सिंपली। राइट, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज हो गया। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होने से वाटर और सॉल्ट कहाँ पे बढ़ जाता है? ब्लड में। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया कि ज्यादा हो गया? ज्यादा। बीपी कम हो गया कि ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा। हमारा एम क्या है यहाँ पे? एम बीपी कम। राइट, बीपी कम करना हमारा एम है। तो हम लोग ये बताओ इस एंजाइम को ब्लॉक कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। एस इनहिबिटर्स, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम लोग अगर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो भी काम चल सकता है कि नहीं? यस सर। किसका रिसेप्टर है ये? एंजियोटेंसिन 2। तो हम लोग इसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कह सकते हैं कि नहीं? तीसरा, एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज कर सकते हैं कि नहीं? एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। रेनिन एंटागोनिस्ट भी होता है लेकिन बहुत साइड इफेक्ट होते हैं तो क्लिनिकली कभी यूज नहीं किया जाता। अगर तुम लोगों को स्क्रीन पे मैं एक पिक्चर दिखा दूं तो यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा क्लासिफिकेशन आ जाएगा। खैर इसको मुझे थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो एस इनहिबिटर्स कहीं है लिस्ट में कि नहीं है? और उसके अलावा तुम्हारे पास एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट कहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस सर। राइट, तो ये दो दवाएं तुम्हारे, जब तुम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करते हो तो इनफैक्ट ये सब आपके क्या हो जाते हैं? मेन ड्रग्स हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा मेन ड्रग क्या होता है? तीसरा डायूरेटिक। डायूरेटिक्स बेटा ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं कि नहीं? यूरिन का वॉल्यूम कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं? ज्यादा। राइट, वेरी नाइस। तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो रास पे काम करते हैं कि सीधे किडनी पे काम करते हैं? डायूरेटिक्स किडनी पे सर। वो सीधे किडनी पे काम करते हैं। तुम में से कोई बताएगा कितने टाइप के डायूरेटिक होते हैं? सर 2 टाइप्स। अरे यार वेरी गुड। 2 टाइप्स कौन से? हाई सीलिंग, लो सीलिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाई सीलिंग मतलब लूप डायूरेटिक्स, लो लूप सीलिंग मतलब थायजाइड लाइक। राइट, तो तुम लोगों को पढ़ाने में काफी इजी रहेगा मुझे ये वाला सेक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं आज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक सिंपल सा लेक्चर होगा, तुम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ लेना। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, आजकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्क्रीन शेयरिंग में। म्यूट कर देते हैं तुम लोगों को।
कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल कुछ भी कर लेना, कल तक सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी कनेक्टिविटी से रिलेटेड। राइट, तो कल हम लोगों ने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात की थी शॉर्ट में। यहाँ से तुम लोग एस को इनहिबिट कर सकते हो, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हो और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे सकते हो। राइट, इसको हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे। हम लोगों का एम आज ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब तुम लोग ये मत सोचना अगर किसी का बीपी ज्यादा हो गया तो कभी ठीक हो जाएगा, पहली चीज। और ड्रग के अलावा, मेडिसिन के अलावा उसको ट्रीटमेंट और कुछ नहीं देंगे। उसके अलावा तुम लोग उसको डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहोगे। तो जब यहाँ पे हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखते हैं, इतने ज्यादा हैं कि जब तक तुम इसका क्लासिफिकेशन नहीं जान जाओगे तब तक ट्रीटमेंट पार्ट में एक एक ड्रग को लेके कंफ्यूज होते रहोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, राइट, रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले तुम लोग देख पा रहे हो, एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज भी यही होते हैं, एस इनहिबिटर्स। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको एस इनहिबिटर्स लिख देते हैं। दूसरा हमारे पास है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, बेटर नोन एज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सबके भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके अलावा ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप तुम लोग देख पा रहे हो, डायूरेटिक्स। दे कैन बी थायाजाइड लाइक, दे कैन बी हाई सीलिंग, दे कैन बी पोटेशियम स्पारिंग, जो कि आपका एल्डोस्टेरोन पे काम करेगा। इसके अलावा हम लोग अल्फा और बीटा एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, राइट, या अल्फा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ज्यादातर एंटागोनिस्ट। मतलब हम लोग ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे तो भी आपका क्या होगा, प्रेशर कम होगा। दूसरा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देंगे। इसके अलावा हम लोग बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम राइट, सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे और वेसोडाइलेटर्स दे देंगे। राइट, एक मिनट। राइट, वेसोडाइलेटर्स दे देंगे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया किससे रिलेटेड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। यहाँ पे हम लोग एक अपने लैंग्वेज में अपने ऑर्डर से देख लेते हैं कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम लोग यूज करेंगे। कुल मिला के हम लोग एक बार क्या चाहते हैं, क्लासिफिकेशन को यहाँ पे देख, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सबसे पहले मैं कहूंगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आप लोग इसी को क्या कह देते हो, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू कैन हैव कितना, 3 ड्रग। नंबर 1 एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, राइट, एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स। जितने भी एस इनहिबिटर्स होते हैं सबको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रिल्स कह देते हैं। राइट, क्यों ऐसा कहते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट में इनके क्या लगा होता है, प्रिल लगा होता है। तुम लोग खुद ही सोचो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो एस इनहिबिटर्स। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं बताना है, इसीलिए तुम लोगों को रास पूरा का पूरा क्या पढ़ा दिया गया है। राइट, आगे चल के जब डायूरेटिक्स पढ़ेंगे तो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे। तो एस इनहिबिटर्स में आपके पास क्या आ गए, प्रिल्स आ गए। राइट, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो प्रिल्स की बात करें तो एग्जाम्पल, जो सबसे ज्यादा सदाबहार एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एनालाप्रिल, एग्जाम्पल एनालाप्रिल, इनालाप्रिल।
और भी बहुत सारी ड्रग्स होंगी, अभी जब क्लासिफिकेशन डिटेल में देखेंगे तो जानेंगे। दूसरा हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs में हम लोग कहते हैं नोन एज सार्टन्स, राइट। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास टेल्मा सार्टन, राइट। टेल्मा 40 की ड्रग तुम लोगों ने देखा होगा। तीसरा हमारे पास क्या हो जाता है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, राइट। एग्जाम्पल स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन। इन्हीं को पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स ही कहते हैं। किस तरीके से ये काम करेंगे, किस तरीके से ये बॉडी से वाटर को, सॉल्ट को बाहर निकाल देंगे, तुम लोग इन सब चीजों को समझ चुके हो, एक्चुअली समझ चुके हो। तो एक ग्रुप ये हो गई जो किस पे काम कर रही है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसी तरीके से फ्रैंकली स्पीकिंग दूसरा ग्रुप आपका डायूरेटिक है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हम लोग क्या कहेंगे, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे और ब्लड के वॉल्यूम को कम कर देंगे, देयरफॉर बीपी कम हो जाएगा। अभी एग्जैक्ट सिनेरियो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे यूरिन ज्यादा हो गया, ब्लड से वाटर निकल के यूरिन में चला गया और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। इसमें से भी दो हो गए, एक आपके हो गए हाई सीलिंग, हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक्स, जो कि कहाँ पे काम करेंगे, लूप ऑफ हेनले पे, राइट। अभी समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास फ्यूरोसेमाइड है, जिसको तुम लोग क्या कह देते हो, लेसिक्स। दूसरा हमारे पास क्या है, थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स, या हम लोग इन्हीं को कह देते हैं लो सीलिंग, मतलब बहुत तेजी से काम नहीं करेंगे, हाँ लेकिन काम करेंगे, कुछ इनके एडवांटेजेस भी होंगे। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोर थायाजाइड। तो कुल मिला के डायूरेटिक्स कुछ इस तरीके से काम करेंगे, राइट। किडनी पे डायरेक्टली काम करेंगे, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देंगे, ब्लड वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी प्रोपोर्शन में बीपी भी कम हो जाएगा, राइट। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के थ्रू काम नहीं करते, राइट। ये डायरेक्टली किडनी पे काम करते हैं, किडनी के कुछ चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरीके से तीसरा ग्रुप अगर हम लोग ले लें, तो हम लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल को डायलेट करना चाहेंगे। थर्ड, ब्लड वेसल डायलेटर्स। ब्लड वेसल डायलेटर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहूंगा इसको, वेसो डायलेटर्स। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड वेसल फैला दो, कोई पाइप से पानी जा रहा हो, पाइप को और क्या कर दो, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, तो बीपी बढ़ जाएगा। पाइप को दबा दो, पाइप को रिलैक्स कर दो, तो उसके अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग की बात करते हैं, जो कि क्या हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। What are these calcium channel blockers, CCBs, calcium channel blockers। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एग्जाम्पल हमारे पास एम्लोडिपिन, हमारे पास निफेडिपिन, राइट, हमारे पास वेरापामिल एसेट्रा। ये ड्रग्स क्या होंगी, ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगी। दूसरा तुम्हारे पास डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स, डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स होते हैं जो किसी चैनल के थ्रू काम नहीं करेंगे, सीधे ब्लड वेसल पे चले जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल हाइड्रालाजीन, राइट। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल हाइड्रालाजीन, ओके। इसी तरीके से हमारे पास और क्या होते हैं, तीसरे एल्फा ब्लॉकर्स। एल्फा ब्लॉकर्स, एल्फा रिसेप्टर भी ब्लड वेसल पे प्रेजेंट होते हैं, और अगर एल्फा तुम ब्लॉक कर दोगे तो ब्लड वेसल अगेन क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेबेटालॉल, राइट। और आगे चलते हैं हम लोग, अब चौथा कैटेगरी क्या देख लेते हैं, फोर्थ, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ये क्या कर देते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं,
कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। देयरफॉर हम लोग कह देते हैं बीपी डिक्रीज हो जाता है। राइट, क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पे? सबके लास्ट में लॉल लगा होगा, जैसे प्रोप्रेनोलॉल। राइट, और क्या हो जाएगा? जैसे मान लो एटिनोलॉल। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एम्लोप्रेस 80, जिसमें एम्लोडिपिन भी होगा, और ये लॉल भी होगा जिसमें एटिनोलॉल है, और भी होगा जैसे मीटाप्रोलॉल एक्सेट्रा। अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, उस डायग्राम को तो तुम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया? बीटा ब्लॉकर्स। एक और ग्रुप होता है जो ब्रेन पे काम करता है, और ब्रेन से सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या करता है? इनहिबिट करता है। हम लोग कह देते हैं इन्हीं को सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। इनका मेनली यूज हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में। राइट, एग्जाम्पल क्लोनिडीन या मिथाइल डोपा। ये जो मिथाइल डोपा होता है, ये क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी बिकॉज दिस इज नॉट टेरेटोजेनिक। कभी प्रेगनेंसी में डायूरेटिक वगैरह नहीं देते हैं, एस इनहिबिटर वगैरह नहीं देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी अवॉइड करते हैं। क्या दिया जाता है? मिथाइल डोपा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा है? कुछ ड्रग्स हैं जो आपके क्या करेंगे? बीपी को रिड्यूस करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो रास पे काम करने वाली कुछ ड्रग्स हैं, कुछ अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, कुछ बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, कुछ ब्लड वेसल को डायलेट करेंगी, कुछ ब्रेन पे काम करेंगी और ब्रेन पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनएक्टिव करेंगे या उसके आउटफ्लो को डिक्रीज करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर चीज बढ़ाता है, चाहे वो हार्ट रेट हो, टेम्परेचर हो, बीपी हो, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये बड़ा ही सिंपल है आपका। क्या हो गया हमारे पास? सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। अब देखो एक एक करके देखते हैं। एस इनहिबिटर्स भी बहुत ढेर सारे हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बहुत ढेर सारे हैं, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट इक्का दुक्का है। फिर उसके बाद डायूरेटिक्स को बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। यही आपके मेन ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, डायूरेटिक्स और ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, किसी भी एज का पेशेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन रास, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब इसके बारे में तुम लोगों को बहुत ज्यादा बताना नहीं है। मैंने यहाँ से शुरुआत की है लिवर से। लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट किया। एंजियोटेंसिनोजन किडनी से आने वाले रेनिन से एक्टिवेट होके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। राइट, अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। लंग से आने वाला एक एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये आपका अपने रिसेप्टर पे काम करेगा। रिसेप्टर पे काम करके एल्डोस्टेरॉन को इंक्रीज करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो तीनों टारगेट्स हिट हो रहे थे उन्हीं को देखते हैं। पहला हम लोग इसको इनहिबिट कर रहे थे, तो हम लोगों ने एस इनहिबिटर की बात कर लिया, हम लोगों ने इन्हीं को प्रिल्स कह दिया। दूसरा हम लोग इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम लोग कह देते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिनको हम लोग सार्टन्स कह दे रहे हैं। तीसरा हम लोग किसको ब्लॉक कर दे रहे हैं? एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज कर दे रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कह दे रहे हैं। एग्जाम्पल स्पाइरोनोलैक्टोन। राइट, तो तीनों ग्रुप को बहुत इजीली हम लोगों ने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को समझने के बाद कर लिया था। सबसे पहला यहाँ पे एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। राइट, प्यार से हम लोग इनको क्या कह देते हैं? प्रिल्स। बहुत ढेर सारे प्रिल्स हैं, लेकिन अगर एक प्रिल की बात करो तो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी एनालाप्रिल। एनालाप्रिल को मार्केट में हम लोग ढेर सारे नाम से जानते हैं, मेनली एनवास। राइट, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को कम कराएगा, तुम लोगों ने देखा है, बल्कि कई बार देखा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे एनालाप्रिल्स की बात करें, ये आपके एग्जाम्पल्स ऑफ ईस्ट
इनहिबिटर्स हो गए। इनका केमिकल कंपाउंड भी दे रखा है, लेकिन यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। हम लोग कह रहे हैं ये क्या है, आपके प्रिल्स हैं। दीज आर योर एस इनहिबिटर्स। सब में क्या लगा है, प्रिल लगा है। एनालाप्रिल, एनालप्रिल नहीं है, एनालाप्रिल, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनप्रिल, रामीप्रिल। राइट, ये चार इंपॉर्टेंट आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। कोई भी ड्रग अगर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो उसका अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। राइट, यहाँ पे एक साइड इफेक्ट है जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो इसका साइड इफेक्ट है दैट इज कॉफ। मतलब पेशेंट कभी कभी इसको टॉलरेट नहीं कर पाता और दिन भर खांसता रहता है। अब इसको देने के बाद खांसी क्यों आने लगती है ये भी जान लेना जरूरी है। राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रेडिकाइनिन, एक केमिकल मीडिएटर होता है दैट इज ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाने की वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, कॉफ। तो इसका मतलब अगर कोई एस इनहिबिटर टॉलरेट नहीं कर रहा है या एस इनहिबिटर लेते ही उसको खांसी स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इन्फेक्शन हो गया। इस दवा का एज सच साइड इफेक्ट है क्या, कॉफ, ड्राई कॉफ ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रेडिकाइनिन। तो भले ही मेन ड्रग हो, लेकिन अगर साइड इफेक्ट एज अ कॉफ मिल रहा है तो यू नीड टू स्विच ऑन टू अदर ड्रग। बहुत मुमकिन है कि अगर एस इनहिबिटर से काम नहीं चला तो उसके बगल वाली ड्रग की तरफ फोकस किया जाए दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसकी वजह से ये कॉफ वाली कंप्लेन नहीं होगी। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रग दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। नो कॉफ एज साइड इफेक्ट, कोई यहाँ पे खांसी का साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर कोई एंजियोटेंसिन रिसेप्टर सॉरी कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एस इनहिबिटर्स टॉलरेट नहीं करता तो यू कैन गिव एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स known as sartans. Right, drug of choice you have telmasartan. Right, मार्केट में टेल्मा 40 नाम से मिलेगा, जब हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो जितने भी यहाँ पे ड्रग्स हैं सबको हम लोग क्या कह देते हैं, यू कॉल देम सार्टन्स। जैसे इर्बे सार्टन, कैंडी सार्टन, वॉल सार्टन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। राइट, या हम लोग इन्हीं को क्या कह देते हैं, ब्लॉकर्स। तो ये हो जाता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स नोन एज सार्टन्स। लो सार्टन, इर्बे सार्टन, वाल सार्टन, लो सार्टन, कैंडी सार्टन, इर्बे सार्टन। राइट, टेल्मा सार्टन दिया ही नहीं है। तो देर इज वन मोर ड्रग दैट इज टेल्मा सार्टन। आजकल सबसे ज्यादा यही यूज होता है। राइट, अक्सर इन सारे ड्रग्स को मॉर्निंग में दिया जाता है क्योंकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं। तो रात में अगर पेशेंट खाएगा तो बेचारा सो नहीं पाएगा क्योंकि बार बार उसको यूरिन जाना पड़ेगा। तो चाहे डायूरेटिक हो चाहे एस इनहिबिटर हो, प्रीफर किया जाता है अर्ली मॉर्निंग डोज, ताकि दिन में वॉशरूम जाना हो तो चला जाए, रात को चैन की नींद सोए। राइट, तो ये दो आपके क्या हो गए सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा हम लोगों ने कहा था कम यूज होता है लेकिन यू शुड नो, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। उसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, जब ट्रीटमेंट पार्ट पढ़ेंगे तो एज एन एड ऑन ड्रग्स देखेंगे। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप के ड्रग्स थे, एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तीसरा हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ पे डायूरेटिक्स। राइट, डायूरेटिक्स हम लोगों ने क्या कहा है, डायूरेटिक्स डू नॉट एक्ट ऑन रास। रास से इसका कोई मतलब नहीं है। राइट, अगर डायूरेटिक्स की बात करें तो दे एक्ट डायरेक्टली ऑन किडनी। कहाँ पे, किडनी के नेफ्रॉन्स पे काम करेंगे। और दे इंक्रीज यूरिन, therefore blood volume decreases, therefore BP decreases। अब ऐसा नहीं कि यूरिन में केवल वाटर इंक्रीज करेंगे, they also remove salts from body, remove salts।
तो कुल मिला के ये वाटर और सॉल्ट को क्या कर रहा है, बॉडी से रिमूव कर दे रहा है। इसका मतलब सॉल्ट भी कम हो गए, अगेन बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर का रिटेंशन और इंक्रीज करवा देता है, राइट। इसीलिए नमक कम खाया जाता है। तो ये कहाँ पे काम कर रहा है, ये किडनी के नेफ्रॉन्स पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की नॉलेज में दो टाइप के मेन डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स यू हैव टू मेन टाइप्स। हम लोग कहते हैं एक आपका क्या हो जाता है, लूप डायूरेटिक्स, जो कि बहुत तेजी से काम करते हैं, नोन एज हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। अगर किसी को सूजन वगैरह हो गई या तेजी से बीपी कम करना है, तो हम लोग हाई सीलिंग डायूरेटिक्स का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल फ्यूरोसेमाइड, राइट, जिसको लेसिक्स कहते हो, या टॉरसेमाइड, जिसको आप लोग क्या कहते हो, डाइटॉर कहते हो। दूसरा थायाजाइड लाइक या थायाजाइड डाईयूरेटिक्स, आप लोग इन्हीं को क्या कह देते हो, लो सीलिंग। धीरे धीरे काम करते हैं बट बहुत इफेक्टिव होते हैं, राइट। एग्जांपल मेटालाजोन हो गया, क्लोर थायाजाइड। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करेंगे। चलो एक और यहाँ पे बेसिक्स का, बेसिक्स ऑफ डाईयूरेटिक्स, राइट, बेसिक्स ऑफ डायूरेटिक्स। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया किडनी का नेफ्रॉन, सिंपल सी चीज है, तुम लोगों ने ये सारी चीजें बहुत पढ़ी होंगी। तो नेफ्रॉन को इस तरीके से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं, और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लोग कह देते हो लूप ऑफ हेनले। फिर एक इस तरीके से ट्यूब्यूल होगा, लेकिन जो क्या होगा, कॉन्वोल्यूटेड होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाता है, एक इस तरीके से डक्ट आ जाती है। तो जब ब्लड फिल्टर होता है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड वेसल थी, राइट, ये क्या हो गई, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से ब्लड फिल्टर हुआ, राइट। तो हम लोग कहते हैं किडनी का मेन काम ही है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो जब ब्लड फिल्टर होता है तो केवल वेस्ट प्रोडक्ट ही फिल्टर नहीं होते, कुछ ग्लूकोज, कुछ आयंस, ये सब भी फिल्टर होते हैं। धीरे धीरे यहाँ से फिल्टर होते होते कुछ चीजें एब्जॉर्ब बैक हो जाती हैं वापस ब्लड में, और अल्टीमेटली जब ये फिल्ट्रेट कहाँ पहुंचता है, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। जब कलेक्टिंग डक्ट तक ये फिल्ट्रेट पहुंचता है सीधी, तो हम लोग कह देते हैं अब ये क्या बन गया, यूरिन। तो जब डायूरेटिक्स देंगे तो ब्लड से यूरिन ज्यादा बन जाएगा, इसका मतलब ब्लड से वाटर ज्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो गया। तो जो डायूरेटिक्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, एक होते हैं लूप डायूरेटिक्स। जाहिर सी बात, अगर लूप डायूरेटिक है तो इसका मतलब क्या है, लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा, लूप ऑफ हेनले पे, और तेजी से पानी बाहर निकालेगा, राइट। और एक होता है जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, ये आपका हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और तीसरा क्या हो गया, ये दिस इज डीसीटी, यू कॉल इट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। यू हैव पीसीटी एंड डीसीटी। तो जो आपके हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, राइट, यहाँ पे कौन से काम करेंगे, लूप डायूरेटिक्स, दैट इज हाई सीलिंग। यहाँ पे क्या काम करेंगे, डीसीटी पे लो सीलिंग, जिनको आप लोग कह देते हो थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो बहुत ही सिंपल है, लो सीलिंग या थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो दोनों डिफरेंट चैनल्स पे काम करके सॉल्ट और वाटर रेस्ट्रिक्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे, जिसकी वजह से यूरिन में ज्यादा सॉल्ट भी निकल जाएगा और ज्यादा वाटर भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब ब्लड के पास कम सॉल्ट होगा, ब्लड के पास कम वाटर होगा, तो इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, बीपी कम होगा। तो जो दोनों मेन डायूरेटिक्स हैं तुम्हारे पास, एक लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, एंड यू राइटली से इट एज लूप डायूरेटिक। दूसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, यू कॉल इट लो सीलिंग या थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, लो सीलिंग या थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। तो हम लोग यहाँ पे देखें, अगर पहला हाई सीलिंग डायूरेटिक्स,
हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं लेकिन तेजी से काम करता है। और लूप डायूरेटिक्स, राइट। हम लोग कहते हैं एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले एंड ब्लॉक, एक बड़े से चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। एंड ब्लॉक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स, राइट। अभी समझ लेंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स, राइट। और इसी वजह से यूरिन में ये सब निकल जाते हैं अलोंग विद वाटर। तो एक यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं किस तरीके से लूप डायूरेटिक्स काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, डायूरेटिक्स हो गए। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर में, सॉरी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में। एक आपका हो गया लूप डायूरेटिक्स, जिसके इतने सारे एग्जांपल देख पा रहे हो, फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ब्यूमेटानाइड। लेकिन जो मेन है दैट इज फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड। तो यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों का क्या है, फ्यूरोसेमाइड दैट इज लेसिक्स, एंड टोरासेमाइड दैट इज नेम बाय नेम ऑफ डाइटोर। फिर उसके बाद हम लोग थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स देखेंगे, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, राइट। व्हाट इज दैट, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी और कुछ एग्जांपल्स को भी, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ गए, लूप डायूरेटिक्स। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दीज कंपाउंड्स विल एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले। तो इन्होंने किसको ब्लॉक कर दिया, अभी हम लोगों ने देखा था सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स को। किसको ब्लॉक कर दिया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल्स को, जो कि कहाँ होते हैं, लूप ऑफ हेनले के पास होते हैं, राइट। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, जिसके मेन हो गए फ्यूरोसेमाइड एंड टोरासेमाइड, राइट। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फिर से देखो तो इस तरीके से हम लोगों ने नेफ्रॉन बनाया था। नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाया था, फिर लूप ऑफ हेनले बनाया था, जहां पे ये डायूरेटिक्स काम करने वाले हैं। और फिर हम लोगों ने कलेक्टिंग डक्ट बनाया था, डीसीटी बनाया था, पीसीटी बनाया था। लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका लूप ऑफ हेनले है। जब ब्लड फिल्टर हुआ तो ये इस तरीके से जा रहा था। यहाँ पे एक चैनल है जो कि किसको वापस ले लेता था, सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोराइड को, राइट। और इसी के साथ और क्या आ जाता था, इसी के साथ पैसिवली भाग के आ जाता था वाटर। मतलब इसका मतलब अगर तुम इसको ब्लॉक कर दोगे तो ये चीज वापस नहीं आ पाएगी। इसको मान लो मैंने ब्लॉक कर दिया इस चैनल को, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, अब ये चीज वापस नहीं आ पाएगी, तो इसका मतलब यूरिन में सोडियम निकल जाएगा, पोटेशियम निकल जाएगा, क्लोराइड निकल जाएगा एंड वाटर निकल जाएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर यूरिन डायूरेसिस हो रही, यूरिन ज्यादा हो गया। यूरिन ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, देयरफॉर बीपी विल डिक्रीज। तो कितना सिंपल है, किसको ब्लॉक कर दिया इन्होंने, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल को। तो हम लोग कहते हैं लूप डायूरेटिक्स जितने भी हैं दे ब्लॉक सोडियम पोटेशियम एंड टू क्लोराइड चैनल्स, राइट। जिसकी वजह से यूरिन का ये हाल हो गया, यूरिन में सॉल्ट निकल गया, यूरिन में वाटर निकल गया, राइट। अब बचाई क्या, तो हम लोगों ने कह दिया ये लूप डायूरेटिक्स है। दूसरा यू हैव थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स, राइट। ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, एक्ट्स ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ब्लॉक करते हैं किसको, सोडियम क्लोराइड चैनल्स को, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि डीसीटी में पोटेशियम चैनल होते ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगेन ये सब यूरिन में ज्यादा निकल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ज्यादातर दो ड्रग्स यूज करते हैं, क्लोरथायाजाइड एंड मेटालाजोन, राइट। तो थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कुछ डिटेल अगर प्रेजेंट हो, right, these are your thiazide like diuretics,
राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेन एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, क्लोरथायाजाइड हो गया। ओके, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स के लिए अगर एक और डायग्राम बनाया जाए, राइट, समथिंग लाइक दैट, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे डीसीटी पे। डीसीटी पे तुम्हारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे चैनल्स होते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट के। तो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट वापस ले लेता है सोडियम को, क्लोराइड को, और इसी के साथ वापस चला जाता है वाटर। लेकिन जब तुम थायाजाइड लाइक डायूरेटिक दे दोगे तो वो इसको नहीं जाने देगा। कौन? थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, राइट। तो ब्लॉक किसको कर दिया इन्होंने, ब्लॉक सोडियम क्लोराइड चैनल्स। इसकी वजह से जो यूरिन होगा वो चीज अगर वहां नहीं गई तो यूरिन में क्या इंक्रीज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर, राइट। तो हम लोग कह देते हैं यूरिन का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स डिफरेंट चैनल पे काम करते हैं और ये भी एक चैनल को ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से उसके सारे कंटेंट्स वाटर को लेके यूरिन के साथ बाहर चले जाएंगे, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने कितने हो गए, 3 4। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, वेसोडाइलेटर्स 4। वेसोडाइलेटर्स, एक होगा आपके पास डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स, डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन खासकर हाइपरटेंसिव, अर्जेंसी और इमरजेंसी में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, इसके अंदर कुछ प्रेशर है, लेकिन अगर इस ब्लड वेसल को तुम और डायलेट कर दोगे, इतना चौड़ा कर दिया, वेसोडाइलेटर्स दे दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज। तो कभी कभी हमें इमीडिएट बीपी कम करना होता है तो डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स। दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम इसी ब्लड वेसल के वॉल में होता है और अगर कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यू हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यू कॉल देम CCBs, राइट। इनका अगर हम लोग यूज करेंगे तो आगे चल के क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन। एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज निफेडिपिन, निफेडिपिन। और दूसरा हमारे पास क्या है, एम्लोडिपिन, राइट। एम्लोडिपिन ज्यादातर एम्लोप्रेस नाम से आता है और डिपिन, निफेडिपिन ज्यादातर डिपिन टेबलेट नाम से आता है। तो दोनों क्या करेंगे, ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगे। ब्लड वेसल अगर डायलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से एक और ब्लड वेसल डायलेटर होता है, हम लोग कह देते हैं अल्फा, अल्फा ब्लॉकर्स, राइट, अल्फा ब्लॉकर्स। तो ब्लड वेसल के अंदर ही अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स का काम होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, हमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, राइट। अगर देयरफॉर वी ब्लॉक अल्फा, अल्फा ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेसो डायलेटेशन हो जाएगा, वेसो डायलेटेशन। वेसो डायलेटेशन हो जाएगा तो इसका मतलब अगेन आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको भी हम लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं दैट इज लेबेटालॉल, राइट, लेबेटालॉल। और भी ड्रग्स होती हैं जैसे कार्वेडिलॉल, राइट, बट रिमेंबर लेबेटालॉल। तो हम लोगों ने ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, डायरेटिक दे दिया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग दे दिए। इसके अलावा फिफ्थ हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट के अंदर बीटा ब्लॉकर्स बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स को अगर तुम लोग स्टिमुलेट करोगे तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो हम लोग चाहते नहीं कि ये सब हो, देयरफॉर अगर बीटा को ब्लॉक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा,
हार्ट रेट कम हो जाएगा और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव, इनको हम लोग कह देते हैं लॉल। एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, जिसको आप लोग किस नाम से देखते हो, इंडरेल नाम से। इसके अलावा आपके पास ढेर सारे और होते हैं जो सेलेक्टिव होते हैं, जो केवल बीटा 1 पे काम करते हैं, एटिनोलॉल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स हम लोग कहते हैं ये एक्ट करेंगे ऑन ब्रेन और ये डिक्रीज करेंगे स्टिमुलस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तुम लोगों को पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। तो अगर मान लीजिए मैंने ब्लॉक कर दिया सिंपैथेटिक आउटफ्लो, सिंपैथेटिक आउटफ्लो ब्लॉक कर दिया मैंने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। ये ब्लड वेसल पे काम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन पे काम कर रहे हैं और ब्रेन के एक्साइटेटरी पार्ट को इनहिबिट कर दे रहे हैं। राइट, एग्जाम्पल क्लोनिडीन अब कम दिया जाता है, लेकिन मिथाइल डोपा अभी भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये नॉन टेरेटोजेनिक है, इट हैज टू बी ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। राइट, तो हम लोगों ने सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को देख लिया है। अब जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो इस नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे। लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, कितने लोगों को अभी तक समझ में आया है? अभी इन ड्रग्स के बारे में और बात होगी जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। कितने लोगों का क्लियर है? सांस फूल गया इतना पढ़ाते पढ़ाते। ऑलमोस्ट सबका क्लियर है। अब जब ट्रीटमेंट पार्ट पढ़ेंगे तो जहां जहां इनका यूज होगा वहां वहां पे एक बार फिर ये चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट करेंगे, ताकि तुम लोगों को इस फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया इस बात का हो जाए कि किन सिचुएशन में इन ड्रग्स को देंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो अगर किसी को बीटा ब्लॉकर दे दिया, माइक ऑन कर दिया है, तो बीटा ब्लॉकर से बेटा हार्ट रेट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा। कम होगा। तो अगर कोई बूढ़े बाबा होंगे तो एज के साथ हार्ट रेट वैसे भी कम हो जाता है, तो इससे बेटा हार्ट ब्लॉक के चांसेस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? ज्यादा होंगे। राइट, तो बीटा ब्लॉकर को ज्यादातर यंग पेशेंट में दिया जाता है जिनका हार्ट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। राइट, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ओल्ड एज का पेशेंट है, तो तुम लोगों ने डायरेटिक चलते हुए ज्यादा देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। लेकिन ओल्ड एज में बीटा ब्लॉकर कम दिया जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा एग्जाम देने गया, उसको एंजाइटी होगी कि नहीं होगी? यस सर। बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और एग्जाम यंग एज में ही देगा, उसको एक टेबलेट प्रोप्रेनोलॉल की दे दो तो ज्यादा अच्छा है कि डायरेटिक देना ज्यादा अच्छा है? प्रोप्रेनोलॉल। एक लेडी प्रेग्नेंट है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो ऐसी लेडी को डायरेटिक दे दोगे तो प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर दे दोगे तो उनका हार्ट भी बैठ जाएगा। प्रेगनेंसी में ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत होती है, तो हम लोग ना डायरेटिक देते ना बीटा ब्लॉकर। यहाँ पे सेंट्रल दिमाग से बीपी कम करेंगे, कौन सी ड्रग देंगे? राइट, तो एक अप्रोच हम लोग तब बना पाते जब हम लोग ड्रग्स का एक कॉमन क्लासिफिकेशन जान पाते, जो कि हम लोग जान चुके हैं। कल से तुम लोग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन पढ़ के आना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।